हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे स्टैटिक जीके सेट 8 के बारे में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो शब्द हैं ये किसने कहे थे? देखिए, जो स्वतंत्रता की आज़ादी लड़ी गई थी उस समय हमारे कुछ क्रांतिकारियों ने कुछ शब्द कहे थे, उनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पहले हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहला है भगत सिंह। देखिए, जो भगत सिंह है इन्होंने एक नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का। वास्तव में ये जो नारा था ये दिया था हजरत मोहानी ने, लेकिन जो ये फेमस हुआ था वो हुआ था भगत सिंह के नाम से। जो मोहम्मद इकबाल हैं इन्होंने नारा दिया था इनकलाब का। यूसुफ मेहर अली, इन्होंने जो नारा दिया था वो था भारत छोड़ो। अगर बात करें हम सरफरोशी की तमन्ना वाले नारे के बारे में तो ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति से जुड़े कथनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी यानी कि जो ये सैनिक विद्रोह हुआ था, इसके बारे में कुछ इतिहासकारों ने अपने कुछ कथन दिए थे। तो आपको यहाँ बताना है कि जो कथन है और जो कथन वाचक हैं वो आपस में सही सुमेलित है या नहीं। तो इसमें से आपको असत्य वाला बताना है। पहला है, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध है। ये बात R.S. ने कही थी, बिल्कुल सही है। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये बात डिज़ाइली ने कही थी, ये बात भी सही है। यह एक मुस्लिम षड्यंत्र है जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया, ये बात आउटरम और टेलर ने कही थी, ये भी सही है। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध जो 1857 की क्रांति है इसे कहा गया था सर सैयद अहमद खान ने, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 की क्रांति को कहा था V.D. सावरकर ने। तो यहाँ ये जो है कथन और कथनवाचक ये मिलान बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान ने तो इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बोधों का रामायण किसे कहा जाता है? देखिए, ये आपके पास कुछ ऑप्शन है जिसमें कुछ रचनाएं दी गई हैं और आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी रचना को बोधों का रामायण कहा जाता है। अगर हम बात करें नवनीतिकम के बारे में तो देखिए, जो नवनीतिकम रचना है इसे लिखा था धन्वंतरि ने और ये चिकित्सा से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो धन्वंतरि थे वो इनके दरबारी थे और ये उन्हीं के समय में लिखी गई थी। अगर बात करें हम पंच सिद्धांतिका के बारे में तो ये जो वराह मिहिर हैं उन्होंने इसकी रचना की थी और ये ज्योतिष से संबंधित हैं और इन्होंने भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इसकी रचना की थी। अगर बात करें माध्यमिक सूत्र की तो देखिए, जो माध्यमिक सूत्र है इसको लिखा था नागार्जुन ने और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। लेकिन जो बुद्ध चरित्र है इसको लिखा था अश्वघोष ने और इन्होंने लिखा था कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध शासक हैं कनिष्क, उनके समय में। तो इस बुद्ध चरित्र जो बुक है इसे को ही कहा जाता है बोधों का रामायण। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध चरित्र, इसे ही कहा जाता है बोधों का रामायण। नेक्स्ट, हीरे के चमकने का कारण क्या है? यहाँ बात की जा रही है हीरे के चमकने के बारे में। तो देखिए, जो हीरे का चमकना है इसका जो प्रमुख कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि जब भी कोई किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसको ही कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसी की वजह से ही हीरे का चमकना होता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर हम बात करें हीरे के बारे में तो देखिए, जो हीरा होता है उसे किम्बरलाइन स्टोन से प्राप्त किया जाता है और जो कुलीनान जो हीरा है जिसकी जो कैरेट है वो है 3032 कैरेट का है। ये दुनिया का सबसे शुद्धतम हीरा है, सबसे महंगा हीरा है। अगर हम बात करें कोहिनूर हीरे के बारे में तो जो कोहिनूर हीरा है इसकी जो शुद्धता है वो है 186 कैरेट। तो देखिए, ये बहुत ही इसकी तुलना में सस्ता है, लेकिन जो सबसे महंगा है वो है कुलीनान हीरा।
यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो हीरे का पाउडर होता है जिसका उपयोग किया जाता है कांच को काटने में यानी तो उसे कहा जाता है बोल्ट। ये बात भी पूछी जाती है कि जो हीरे का पाउडर होता है जिसका उपयोग कांच को काटने में किया जाता है तो उसे कहा जाता है बोल्ट। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आवेश यानी कि जो इम्पल्स होता है इसको दर्शाया जाता है। देखिए इसका एक गणितीय सूत्र है, उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो हम पहले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। पहला है वेग इंटू बल, दूसरा है वेग और द्रव्यमान का गुणनफल, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल। देखिए जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल है वो कहलाता है भार, और जो बल और समय का गुणनफल होता है इसे कहा जाता है आवेश। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर हम बात करें वेग और द्रव्यमान का गुणन, तो देखिए इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं जो मोमेंटम होता है यानी कि जो संवेग होता है उसको हम मापते हैं वेग और द्रव्यमान के गुणनफल के द्वारा। तो यहाँ डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये जो दशावतार मंदिर है यह नागर और पंचायत शैली के द्वारा निर्मित किया गया है और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए जो मध्य प्रदेश का जबलपुर है यहाँ पर स्थित विष्णु का जो तीगवा मंदिर है ये काफ़ी फेमस है। जो मध्य प्रदेश का पटना है यहाँ पर जो स्थित है, यहाँ पर भूमरा का जो शिव मंदिर है वो भी काफ़ी फेमस है। साथ ही मध्य प्रदेश का जो पन्ना है यहाँ पर नचना कोठारा का जो पार्वती का मंदिर है वो भी काफ़ी फेमस है। तो जो दशावतार मंदिर है जो कि पंचायत शैली पर आधारित है, पंचायत शैली में क्या होता है कि इस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, यानी कि चार तरफ से ये होता है और एक बीच में होता है। तो इस शैली पर आधारित जो मंदिर है वो है दशावतार मंदिर। ये स्थित है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छोलिया लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? लोक नृत्य के बारे में बात की गई है जो कि छोलिया है। तो देखिए पहले हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। जम्मू कश्मीर का जो हिक्कत और दमाली और जो रऊफ है ये नृत्य काफ़ी फेमस है यहाँ के। गुजरात में डांडिया रास और जो भवई नृत्य है वो भी काफ़ी फेमस है। और जो छोली नृत्य है ये है उत्तराखंड का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो देखिए जो जोरा और जालीन लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? यहाँ बात की जा रही है भारतीय सेना के बारे में नहीं बल्कि अंग्रेजी भारतीय सेना के बारे में। यानी कि जो अंग्रेजी शासनकाल था उस समय जो भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं। देखिए जो मद्रास प्रांत है उसमें एक गवर्नर थे वहाँ के मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस। उन्होंने पहली बार 1748 में एक भारतीय सैनिकों की टुकड़ी तैयार की थी और इसी समय यहाँ पर बात की गई है कि पहली बार इन्होंने अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण किया था। और इसी वजह से ही जो मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस हैं इनको कहा जाता है अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? पहले हम ललित कला अकादमी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो अकादमी है यह स्वतंत्र भारत में गठित की गई थी और ये एक स्वायत्त संस्था है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो थी 5 अगस्त 1954 को और भारत सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही इसका जो मुख्य कार्य है वो जो ललित कलाओं के क्षेत्र हैं जैसे कि मूर्तिकला, चित्रकला और ग्राफ कला, इसमें जो कार्य करते हैं लोग उनको इसमें सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जिसकी स्थापना है ये की गई है 5 अगस्त 1954 को। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी 1954। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी
1948 में की गई थी राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना, जो कि कलकत्ता में स्थित है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो स्थित है कोलकाता में और इसकी स्थापना की गई थी 1948 को। तो यहाँ ललित कला अकादमी के बारे में पूछा गया है, तो इसकी स्थापना 1954, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है? अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें जाना जाता है दार्शनिक राजा के नाम से, और इनका जो समय काल था वो था 1962 से लेकर 1967 के समय का। अगर बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो देखिए ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी जो मृत्यु हुई थी वो इनके समय काल यानी कि इनके जो कार्यकाल था उसी के दौरान हुई थी। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, इंसेफेलाइटिस का मुख्य कारक क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें सूजन आ जाती है और इस सूजन का जो मुख्य कारण है वो है अर्बोवायरस। तो यानी कि जो ये रोग है इसका मुख्य कारक हो जाएगा वायरस यानी कि विषाणु। तो यहाँ बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आलू में मोजैक रोग का मुख्य कारक क्या है? देखिए जो फेमस तौर पर जो पादपों के जो रोग हैं उनके बारे में भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जो आलू का जो मोजैक रोग है इसका जो मुख्य कारक है वो है वायरस। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। कई बार गन्ने में जो लाल सड़न होती है उसके बारे में भी पूछा जाता है, तो उसका जो कारक होता है वो होता है कवक। साथ ही जो एथलीट फूड होता है वो रोग भी कवक के कारण ही होता है। साथ ही एक बार जो टीका रोग है इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो टीका रोग होता है वो संबंधित होता है मूंगफली की फसल से। तो यहाँ बात की जा रही है आलू के मोजैक रोग के बारे में, तो इसका मुख्य कारण है वायरस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये स्थित है पंजाब के अमृतसर में। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान 2 है यह भारत का सबसे बड़ा मिशन है। इसका जो रॉकेट था वो था GSLV MK3 और इसका जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। अगर बात करें लैंडर विक्रम के बारे में तो इसका नाम रखा गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। और अगर बात करें इसके कार्य की तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सतह पर उतरकर उस सतह का निरीक्षण करना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना। और जो रोवर होता है इसका मुख्य काम होता है जो लैंडर है उसको सतह पर लैंड करवाना। तो ये जो लॉन्च किया गया था इसको लॉन्च किया गया था हाल ही 2019 में 22 जुलाई 2019 को। अगर हम इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें तो इसके जो 3 मुख्य उद्देश्य थे वो थे, एक तो था कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चांद की सतह पर, जो कि नहीं हो पाई थी। दूसरा बात ये थी कि इसका मुख्य कार्य था जो चांद की भौगोलिक स्थिति है उसका निरीक्षण करना, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना। और तीसरा था कि जो चांद पर भूकंप आते हैं उसके बारे में स्टडी करना। साथ ही इसके भार के बारे में बात करें तो इसका टोटल भार था 3850 kg। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाए। तो यहाँ बात की जा रही है इसके लॉन्चिंग समय के बारे में, तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कि 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। यहाँ बात करें तो बी इज़ द राइट आंसर, 22 जुलाई 2019। नेक्स्ट, सीमेंट की खोज किसने की? देखिए जो नरेंद्र कंपानी है इन्होंने खोज की थी ऑप्टिकल फाइबर की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की, जो कि पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। हैनीमैन को होम्योपैथिक का जनक कहा जाता है। और जो सीमेंट की खोज की थी वो की थी जोसेफ अस्पदे ने। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
फ्यूज तार किसका मिश्रण है? जो फ्यूज तार होती है वो बनी होती है टिन और सीसा से, तो डी इज़ द राइट आंसर। और जो फ्यूज तार है इसे लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार कहा गया है? देखिए ये जो रचना है ये की थी चैतन्य ने। अगर बात करें हम कबीर के बारे में तो देखिए जो इनकी रचनाएं हैं उनका संग्रह कहलाता है बीजक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो शिक्षा अष्टक है इसकी रचना की थी चैतन्य ने, यहाँ डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका देखिए ये एक हमारा है महाद्वीप, तो इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेज़न। अगर बात करें मिसौरी नदी के बारे में तो ये जो नदी है ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि मिस्र में पाई जाती है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 6650 मीटर। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी अमेजन। नेक्स्ट, भारत में पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? 22 मई को जिनकी जयंती मनाई गई है हाल ही में, जो कि है राजा राम मोहन राय, इन्हीं को कहा जाता है भारत के पुनर्जागरण के जनक। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बंगाल में 1772 को, और ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित हैं। और साथ ही इन्होंने 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया है। और इन्होंने 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, और ये स्थापना की थी इन्होंने कलकत्ता के बारानर में। साथ ही इन्होंने 1815 को आत्मीय सभा, 1817 को हिंदू कॉलेज और 1825 को वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। अगर हम बात करें इनके समाचार पत्रों के बारे में तो इनका प्रमुख समाचार पत्र हैं 1821 में संवाद कौमुदी और 1822 में मिरातुल अखबार। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जो संवाद कौमुदी है इसकी रचना किसने की थी, यानी कि ये समाचार पत्र किसका था। और इनकी मृत्यु यहाँ 1822 नहीं है, यहाँ है 1833। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टेम में। और इनकी हाल ही में जयंती भी मनाई गई है 22 मई को। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यहाँ बात की जा रही है धातुओं के बारे में, तो पहले हम लेते हैं ऑप्शंस को डिस्कस में। लिथियम की बात करें तो ये सबसे हल्की धातु है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 3। जो पारा है इसका परमाणु क्रमांक है 80 और यह द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु है। जो ओस्मियम है ये है सबसे भारी धातु, और जो प्लेटिनम है ये है सबसे कठोर धातु। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओस्मियम। नेक्स्ट, एक चेक विकृत कहलाता है। चेक के विकृत होने का मतलब है कि जो चेक है वो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में फटकर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये बात आपको यहाँ इतनी ही ध्यान रखनी है विकृत चेक के बारे में। नेक्स्ट, आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया है? यहाँ बात की जा रही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। देखिए जो भारत है इन्होंने अपनाया है आयरलैंड के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आयरलैंड है उसने इस सिद्धांतों को कहाँ से अपनाया था। तो देखिए इन्होंने अपनाया था स्पेनिश के संविधान से। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर बात करें हम भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के बारे में तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पेनिश संविधान से। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया गया था? देखिए एक एक्ट लाया गया था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को, और जो उस समय के गवर्नर जनरल थे 1828 से लेकर 35 के समय तक जिनका शासनकाल रहा था, जो कि हैं विलियम बेंटिक, इन्होंने ही भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट,
बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? बादशाह खान के नाम से जाना जाता है सीमांत गांधी, जो कि हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये एक पाकिस्तानी व्यक्ति हैं और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, यानी कि आपको वर्ष बताना है, क्योंकि ये प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, निम्न में किस खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था? पहले हम डिटेल में देखते हैं। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, यानी कि जिनको हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं, इनको कहा जाता है ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से। इनके बारे में अगर डिटेल देखें तो इसका जो आयोजन है वो पहली बार हुआ था 1930 को और इसका आयोजन किया गया था हैमिल्टन शहर, ओंटारियो, कनाडा में, यानी कि पहली बार इनका कनाडा में आयोजन किया गया था। 1930 से लेकर 1950 तक इसे कहा जाता रहा था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। उसके बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1954 से लेकर 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। लेकिन 1970 और 1974 के बाद में इसको कहा जाने लगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। लेकिन हाल ही में इनको मात्र कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल। तो यहाँ जो राइट आंसर है कि ब्रिटिश एम्पायर खेल किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 को कनाडा से। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एसएमएस का जनक किसे कहा जाता है? जो एसएमएस है, देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है वो है शॉर्ट मैसेज सर्विस। और इसका जो पहली बार प्रयोग किया गया था, यानी कि पहली बार जो मैसेज वो सेंड किया गया था वो किया गया था 1992 में। और इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं मैटी मैकोनेन को। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये स्थित है झारखंड में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ है? अगर बात की जाए न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय होता है किसी भी देश का, तो वो अपने बनाए गए जितने भी कानून हैं उनकी बारे में पुनः समीक्षा कर सकता है और इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। अगर बात करें भारत में तो देखिए भारत में यह व्यवस्था लागू है और इसे ग्रहण किया गया है अमेरिका से। तो ऑप्शन देखते हैं पहले, भारत में, जी भारत में है, बिल्कुल सही है। केवल यूएसए में, तो देखिए यूएसए में भी है, यानी कि केवल तो फिर है नहीं। केवल यूके में, ये बात गलत है। भारत और यूएसए में, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यूके में किसी भी प्रकार के न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात नहीं है, लेकिन भारत और अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसे लागू किया गया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन है वो ग्रहण किया गया है यूएसए यानी कि अमेरिका से। तो यहाँ डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यहाँ बात की जा रही है स्वतंत्र भारत के बारे में। तो इसकी जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। देखिए जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये बात भी कई बार पूछी जाती है कि आधुनिक भारत का मंदिर है वो किसे कहा जाता है। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनको ही कहा जाता है आधुनिक भारत का मंदिर। तो यहाँ राइट आंसर है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन डी। साथ ही ये जो नदी घाटी परियोजना है ये अमेरिका के जो टेनेसी मॉडल है उस पर ये स्थापित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, गुप्त संवत निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? बात की जा रही है गुप्त संवत के बारे में। तो देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी वो की गई थी 319 से लेकर 320 के समय काल में और इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने।
साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये गुप्त संवत शुरू किया गया था इसका उल्लेख किया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके मथुरा लेख में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ बात की जा रही है स्थापना के बारे में, तो यहाँ इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 320 की समयावधि में। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कल के प्रश्न के बारे में। तो आपको बताना था कि अंतःपृथ्वी जालिका की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी पोर्टर ने। अगर बात करें हम डी डुबे की, तो डी डुबे ने खोज की थी लाइसोसोम की। अल्टमैन ने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, और जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने की थी कोशिका के नाभिक की, या जिसे हम कोशिका का केंद्रक बोलते हैं, उसकी खोज की थी। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आज आपको बताना है कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। आपके पास ऑप्शन है हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। आपको इसके बारे में मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।